हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये है क्लास 7 का आखिरी अध्याय जो हम एनसीईआरटी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। उसका ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो रेगिस्तान है उसमें से जीवन कैसा होगा। हमने जो 5वां अध्याय पढ़ा था उसमें हमने देखा था जल। उस चैप्टर का नाम था जल। तो जल में हमने पढ़ा था कि बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है और जल की कितनी उपयोगिता है। यदि जल नहीं है तो वहाँ व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, वहाँ जो जानवर हैं वो नहीं रह सकते हैं, वहाँ कृषि नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वाले चैप्टर में देखी थी। तो बिना जल के जीवन दुर्लभ होता है। अगर हम रेगिस्तान की बात सोचें मन में या रेगिस्तान का इमेज बनाएं तो अधिकांशतः हमारे दिमाग में ये इमेज आएगा कि जहाँ पे बालू है, पानी नहीं है, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। इस तरह का हमारे दिमाग में एक सिनेरियो आएगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो और एक ये है कि अगर हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर वनस्पतियाँ कम हैं, जीव जंतु भी कम हैं, वहाँ पर वर्षा भी नहीं ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे भी बहुत ही कम हैं, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ जमी है और वहाँ पर बहुत ही ठंडा है, तो ऐसा स्थान भी रेगिस्तान हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो रेगिस्तान है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ठंडा रेगिस्तान हो सकता है और एक गर्म रेगिस्तान हो सकता है। ऐसा रेगिस्तान जो आग की तरह तप्त हो और ऐसा रेगिस्तान जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो। लेकिन दोनों में से देखिए, विरल वनस्पतियां होंगी, वर्षा कम होगी और चरम तापमान होगा। तापमान की जो स्थिति है वो बहुत ऊंचा है और एक जगह पर बहुत लो है, बहुत डाउन टेम्परेचर है। तो ये स्थितियां वहाँ पर होंगी। और जल नहीं होगा तो कृषि भी वहाँ नहीं हो सकेगी। तो ऐसे ही गर्म और ठंडे दो तरह के रेगिस्तान हो सकते हैं। रेगिस्तान एक शुष्क जगह होगी जहाँ पर गर्मी हो सकती है बहुत ज़्यादा या फिर सर्दी हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे गर्म रेगिस्तान को। गर्म रेगिस्तान में से एक रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। देखिए, जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अफ्रीका महाद्वीप में ये पाया जाता है। यहाँ पर अभी हम अफ्रीका महाद्वीप को इसमें से देखते हैं। तो ये देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अगर हम बात करें कि पूर्व की ओर, तो यहाँ से हिंद महासागर है और यहाँ से अटलांटिक या अंध महासागर है। इसके अगर ऊपर हम जाएं इस एरिया में तो यहाँ पर है भूमध्य सागर। तो इस तरह से इसकी कुछ स्थिति ऐसी बनती है। नीचे यहाँ पे इसमें से हिंद महासागर इधर से आके और अटलांटिक महासागर या अंध महासागर यहाँ पर आके मिल जाते हैं। तो ये स्थिति इस तरह से है। अब इसमें से इसका ऊपर वाला भाग देखिए, आप उत्तरी हिस्सा देखिए जहाँ पर ये आपको भिन्न कलर दिख रहा है, ये क्षेत्र और यहाँ पर ये क्षेत्र। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल में नग्न चट्टानें हैं और बहुत ही वहाँ पे विरल वनस्पतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा रेत है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान पूरी तरह से वीरान जैसा लगता है और यहाँ पर जीवों का रहना बहुत ही मुश्किल है। इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरा क्षेत्रफल इसका 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमें मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। अपने पूरे भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये जो सिर्फ सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल का ही अगर हम बात करें तो ये कितना है पूरा, ये है 8.54, ठीक है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल में जो देश पाए जाते हैं या जिन जिन देशों में वो फैला है उसमें से 11 देश हैं। इन 11 देशों में से देखिए
अपना अल्जीरिया है, चाड है, इसको मैं आपको फिगर में ही दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है पश्चिम सहारा, ये है मोरक्को। मोरक्को के इधर जैसे ही चलते हैं तो ये होता है अल्जीरिया, फिर ये मिलता है हमें ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया थोड़ा ऐसा नोक की तरह है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं तो लीबिया मिलता है, फिर यहाँ पे आते हैं तो मिस्र मिल जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये सूडान मिलता है, इधर इरिट्रिया होता है और इधर सोमालिया है। इसके बाद इधर आते हैं तो ये चाड है, नाइजर है, माली है और ये मोरितानिया है। तो ये सारे जो देश हैं, इन सारे देशों के क्षेत्र में ये सहारा मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर जैसे वही मैंने बताया कि बिल्कुल नग्न चट्टाने हैं, तो रेत है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये उष्ण हो जाता है। यहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र स्थल से वो कहीं कहीं पर 2500 मीटर के लगभग ऊंचा भी पाया जाता है। हमें कुछ ऐसे साक्ष्य इस जगह से मिले हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि ये जो रेगिस्तान है एक समय पे बहुत ही हरा भरा क्षेत्र था। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है तो उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने क्या प्राप्त किया है कि कुछ अवशेष प्राप्त किए हैं, जिसमें से हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां, ये सारी वहाँ पे निवास करती थी उस समय जब ये हरा भरा हुआ करता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन के कारण आज ये बहुत ही शुष्क क्षेत्र हो गया है। अब यहाँ की देखिए जलवायु कैसी है। जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु में आप जानते हैं कि ये गर्म है, चूंकि तो यहाँ शुष्क और गर्म वातावरण रहता होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दिन का तापमान होता है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात का टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री या 0 से नीचे भी पहुँच जाता है फ्रेंड्स। मतलब कि दिन में तो बिल्कुल आग जैसे तप्त हो जाता है, लेकिन रात में वही टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है। इसमें से जो सबसे जो हाई टेम्परेचर है, सबसे जो इसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो था लीबिया का, जो 1922 में ज्ञात किया गया था, जो कि 57.7 डिग्री सेल्सियस था। देखिए ये जो यहाँ पर अगर हम लीबिया को देखें तो ये लीबिया और लीबिया के दक्षिण वाला भाग है ये। यहाँ पर टेम्परेचर 1922 में जब मापा गया था तो टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन वर्तमान समय में जो एक मृत्यु घाटी नाम की जगह है, कहाँ पे, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में मृत्यु घाटी नाम की जगह है, वहाँ पर वर्तमान समय में सबसे हाई टेम्परेचर फिलहाल रहता है। अब देखिए, अब यहाँ की वनस्पति देख लेते हैं। तो वनस्पति कैसी होगी? ऐसी वनस्पति होगी जो शुष्क वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, अपने आप को जीवित रख सकेगी। और जो शुष्क वातावरण की वनस्पतियाँ हैं वो कांटेदार होती हैं। तो कांटेदार होने में से जैसे कैक्टस है, खजूर होता है कुछ वहाँ पे, इसके साथ साथ में और कुछ ऐसी झाड़ियाँ होती हैं उधर पे, तो ये सारे होते हैं। और इसके साथ साथ में बीच बीच में कहीं कहीं पर वो उद्यान भी पाए जाते हैं, मर उद्यान। तो मर उद्यानों में अधिकांशतः जो पेड़ होते हैं वो होते हैं खजूर के, और उस क्षेत्र का थोड़ा सा पोर्शन, ये थोड़ा सा वो हमें हरा हरा दिखाई देता है। देखिए इस चित्र में देखिए आप, अगर आप साधारण उद्यान की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सारी वहाँ हरियाली होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। लेकिन अगर हम मरुस्थल के मरुद्यान की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें नज़र आएगा, जिसमें से कुछ हमें वनस्पतियाँ दिखाई दे जाएंगी, थोड़ा बहुत, है ना, कुछ खजूर के पेड़ यहाँ अधिकांशतः दिखाई दे जाएंगे। बस इसी तरह का वहाँ पे मैदान होगा और इसी तरह मरुद्यान वहाँ के होते हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें से ऊँट। देखिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं, वो कटीली झाड़ियों को खा के कई दिन तक जिंदा रह सकता है। दूसरी बात, उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर वो एक बार पानी पी लेता है तो उसको एक से एक सप्ताह तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऊँट जो है रेगिस्तान के लिए बहुत ही उपयोगी जानवर है। यहाँ पर ऊँट के साथ साथ लकड़बग्घा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है, और सांपों की कई प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। छिपकली भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के ये जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे कि
अभी हमने बात की थी कि ये स्थान शुरुआती टाइम काफ़ी पहले क्या था कि हरा भरा ग्रीन क्षेत्र था, तो इसलिए यहाँ पर मछलियों के कंकाल भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। यहाँ के देखिए लोग कैसे होंगे, आप जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ पे नहीं होंगे, कुछ मतलब कम संख्या में लोग होंगे। तो यहाँ अधिकांशतः आदिवासी लोग रहते हैं इस क्षेत्र में। सहारा रेगिस्तान जो है, एक बद्दू नाम की जनजाति होती है, वो यहाँ पे ज़्यादा निवास करती है। और इसमें से देखिए और भी कुछ है, जैसे ये बेदुइन या बद्दू है ना, इसके बाद तुआरेग, ये जो है यहाँ पर रहते हैं। और देखिए यहाँ पे चलवासी जनजाति के लोग होते हैं। चलवासी का मतलब है कि जब वो जो जानवर हैं अपने जानवर रखते हैं, उनको वहाँ पे चराते हैं, उनसे वो ऊन प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन करते हैं। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती है तो वो अपने जो ऊँट हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं या घोड़े हैं, उनको लेके दूसरी जगह क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन चलाते रहते हैं। उनसे जो प्राप्त होने वाली जो खाल होती है, उनसे वो क्या करते हैं कि पेटियां बना लेते हैं, जूते बना लेते हैं, पानी रखने की बोतल भी वो उसी से बनाते हैं, उनके चमड़ों से बनाते हैं। और उनके जो बाल होते हैं उनसे वो चटाई, कालीन, इस तरह की चीज़ें, कंबल, ये सब बनाते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं और मोटे कपड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चलती हैं तेज आंधियाँ, गर्म हवाएं तेज चलती हैं, तो वो हवाएं शरीर को प्रभावित ना करें अंदर तक ज़्यादा, इसलिए वो क्या करते हैं कि मोटे कपड़े पहनते हैं, जिससे कि उनके शरीर की सुरक्षा होए, ये गर्म हवा उसमें प्रवाहित उनको परेशान ना करे। और देखिए यहाँ में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है। तो जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है वहाँ पर लोग निवास करके थोड़ी सी खेती भी करते हैं। खेती में वो क्या करते हैं कि जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, सेम है, ये इस तरह की थोड़ा कुछ फसलें उगा लेते हैं। और जो मिस्र जो देश है वहाँ पर कपास उगाई जाती है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है मिस्र, ये मिस्र है। देखिए जो मिस्र है, मिस्र कपास के लिए इसलिए है कि यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है, ये इसको आप देख पा रहे होंगे। विक्टोरिया झील से इधर से एक नदी निकली है जिसको हम कहते हैं नील नदी। तो नील नदी ये ऐसे बह के प्रवाहित होती है और इसके किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं ये इसके लिए जो कृषि है उसके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो मिस्र वाला क्षेत्र है वो इसी के किनारे है, इसलिए यहाँ पर कृषि हो जाती है, जिसमें से लोग चावल उगा लेते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें उगा लेते हैं जो उनके खाने के लिए, सेम उगा लेते हैं जैसे, तो ये सब खाने के लिए वो अपने लिए उगा लेते हैं। देखिए वर्तमान समय में यहाँ की स्थिति क्या है कि जो तेल है, तेल यहाँ पर काफ़ी, जो समुद्र के किनारे किनारे देश हैं वहाँ पर तेल निकला है ना। जो कच्चा तेल है या फिर जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं उसकी खोज हुई है। तो उसमें से जैसे अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, ये देश ऐसे हैं कि यहाँ पे तेल का चूँकि उत्पादन होने लगा है, इसलिए काफ़ी सारे लोग इन क्षेत्रों में जा के निवास करने लगे हैं। यहाँ पे कुछ खनिज भी हैं जैसे कि लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इस तरह के जो खनिज है वो निकाल रहे हैं। तो उसमें भी लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ में उन जगहों पर लोग जाके काम करते हैं। फिर यहाँ और थोड़ा सा विकास हुआ है। तो और विकास में क्या हुआ है कि पहले जो देखिए आयात निर्यात का जो साधन था वो क्या थे, सिर्फ ऊँट थे। ऊँटों के माध्यम से सामान का एक जगह से दूसरे जगह आना और ले जाना हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर एक मार्ग बन गया है, सुपर महामार्ग बन गया है, जिससे अब साधन भी यहाँ पे जाते हैं। और साधनों में ऊँटों की जगह अब क्या है, ट्रक जाने लगे हैं और एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ले जाते हैं। यहाँ पर अब काफ़ी ऊंचे मकान भी बनने लगे हैं, मस्जिदें यहाँ पर बनने लगी हैं, और इस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे विकास हुआ है और लोगों ने अपनी जीवन शैली को परिवर्तित किया है। तो ये था सहारा रेगिस्तान का पूरा
परिदृश्य जो हमने देखा, तो सहारा रेगिस्तान कैसा था? गर्म रेगिस्तान था। शुरुआती हमने बात की थी कि दो तरह के रेगिस्तान हो सकते हैं, ठंडा और गर्मी। तो गर्म रेगिस्तान को तो हमने देख लिया। अब देखते हैं एक ठंडे रेगिस्तान को। तो ठंडा रेगिस्तान जो लद्दाख है अपना, देखिए एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और एक लद्दाख का क्षेत्र है। तो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ का जो मानसून है और मौसम है वो रेगिस्तानी है। तो वहाँ पर उसी तरह की स्थितियाँ पाई जाती हैं जैसे कि हमें सहारा में पाई जाती हैं, लेकिन किस सिनेरियो पे? वर्षा की वजह से, जानवरों की वजह से, वनस्पतियों की वजह से। लेकिन टेम्परेचर में बिल्कुल भिन्नता है। टेम्परेचर में क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन चला जाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है। तो देखिए जो लद्दाख शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ला और एक दाख। तो ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश, मतलब ऐसा देश जो पर्वतीय दर्रों का देश है। अब पर्वतीय दर्रा क्या होते हैं? पर्वतीय दर्रा का ये मतलब है जैसे कि मान लीजिए एक कोई पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, ठीक है। अब ये पर्वत है और इसके बाद फिर इसका ये नीचे वाला पोर्शन है और फिर ये दूसरा पर्वत है इधर से। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र, ये क्या है कि दर्रा है, पास है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो व्यक्ति जा नहीं सकता, यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ से व्यक्ति क्या है, जा सकता है। तो इसलिए ये दर्रे बीच बीच में जो पर्वत होते हैं, उन पर्वतों के बीच से कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से लोगों का आना जाना संभव होता है, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। यहाँ अगर हम इस चित्र में थोड़ा सा इसको देखें तो हम इस चित्र से ही सारा कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा जो हिमालय जिसे हम कहते हैं, तो हिमालय के ऊपर साइड में एक पार हिमालय क्षेत्र है और पार हिमालय क्षेत्र में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, ये लद्दाख और नीचे जास्कर। 3 श्रेणियां कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो लद्दाख क्षेत्र है इसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। अब देखिए इस लद्दाख श्रेणी को अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कुछ नदियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो है यहाँ से जाने वाली ये सिंधु नदी, ठीक। ये जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर से ये इधर से एक ये गई है श्योक नदी और ये यहाँ पर आके मिल गई है किसमें? सिंधु पे। तो सिंधु और यहाँ ऊपर से श्योक, ये 2 नदियाँ इस वाले क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। एक चीज और देखिए, ये देखिए यहाँ पे जोजिला, जोजिला क्या है? एक पास है, दर्रा है। एक और देखिए यहाँ पे बारालाचला, एक और देखिए यहाँ पे रोहतांग। तो हमने रोहतांग के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में जब हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की थी। तो अगर हमें हिमाचल प्रदेश से अगर जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि देखिए रोहतांग, फिर बारालाचला और ऐसे दर्रों को पास करते हुए हम फिर लेह तक यहाँ पर जाते हैं। अगर हमें इस तरफ से जाना है श्रीनगर से, अगर यहाँ लेह या लद्दाख जाना है, तो देखिए ये इधर से जब जाएंगे तो बीच में कौन सा पड़ेगा? जोजिला दर्रा पड़ेगा। तो इसका भी वहाँ पे सारा जिक्र किया गया है फिलहाल। तो अगर श्रीनगर से लद्दाख या लेह की ओर जाएंगे तो जोजिला पड़ेगा और यहाँ से नीचे से जाते हैं तो रोहतांग है और बारालाचला है और इधर आगे एक लुंगलाचा दर्रा भी है, वो भी यहीं पर पड़ता है, उसको इसमें दिखाया नहीं गया है फिलहाल। तो इस तरह से है। और देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। हमने शुरुआती वाले अध्यायों में पढ़ा है कि ज़मीन से जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्षोभ मंडल पे टेम्परेचर जो हमारा तापमान है वो कम होता जाता है। तो टेम्परेचर, ये तापमान जो कम होता जाता है, तो चूंकि ऊंचाई ऐसे ही बढ़ती जाती है पर्वतों की वजह से, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। लद्दाख की जो ऊंचाई है, इसमें से कारगिल का जो क्षेत्र है वहाँ पर कारगिल, और जो मैंने अभी आपको काराकोरम दिखाया था, 3 चीज़ें बताई थी ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर फ्रेंड्स 800 मीटर की ऊंचाई है, 8000 मीटर की। तो 8000 मीटर का मतलब क्या हुआ कि लगभग 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए हम, है ना। तो इतने मीटर ऊपर, मतलब इतनी ऊंचाई पर जब हम पहुंचेंगे तो हमने एक चीज़ और देखा था कि जो क्षोभ मंडल होता है,
क्षोभ मंडल जो कि लगभग 13 किलोमीटर तक पहुंचता है, वहाँ पर 0 टेम्परेचर हो जाता है ऊंचाई पर, है ना, 0 या और माइनस में चला जाता है। तो वहाँ पर जब चूंकि माइनस में चला जा रहा है तो यहाँ 8000 पे भी क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो अधिकांशतः गर्मियों के मौसम में भी इस जगह का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात का टेम्परेचर गर्मियों में -30 डिग्री के लगभग हो जाता है, और सर्दियों में तो हमेशा ही -40 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे टेम्परेचर बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा कठिन क्षेत्र है। एक चीज़ और, ये हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। वृष्टि छाया क्या होता है, मान लीजिए कि एक ऐसे ये पर्वत है, ठीक है, अब क्या हुआ कि इधर से मान लीजिए वर्षा आ रही है, ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर से ये जो ऊंचाई है तो ऊंचाई पर ऐसे होगा और वर्षा यहीं पर हो जाएगी, वर्षा यहीं पर हो जाएगी। तो क्या होगा, ये संवहनीय, ये पर्वतीय वर्षा हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कहीं पे, तो ये इस तरह से वर्षा यहीं पे हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हवा है ये क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, तो यहाँ आएगी तो ये चूंकि ये शुष्क हवा है तो यहाँ पे वर्षा नहीं करेगी, तो इसलिए ये वृष्टि छाया में पड़ता है। तो वृष्टि छाया में पड़ने की वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, और जो वर्षा होती है वो भी किस रूप में होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और वो भी बर्फीली बर्फ के रूप में वर्षा अधिकांशतः होती है। यहाँ पर देखिए तेज हवाएं चलती हैं। एक चीज़ और होती है, यहाँ पर जो धूप होती है वो ज़्यादा तेज लगती है। तेज कैसे लगती है, अब कहेंगे कि टेम्परेचर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कम है, लेकिन धूप तेज कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर नीचे का जो टेम्परेचर है बहुत ही लो हो गया, ठीक है ना, कैसे नीचे का टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ही लो हो गया, लेकिन ऊपर से धूप आ रही है, तो यहाँ पर तो बर्फ जमी है, तो बर्फ के कारण यहाँ से जो टकराएगी धूप तो इसको ठंडा कर देगी, ठीक है, लेकिन इसके थोड़ा ही ऊपर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो अगर आप इस जगह पे खड़े हो ना तो आपको कैसा लगेगा कि पैर तो आपके बिल्कुल गले जा रहे हैं, लेकिन आप उसके जैसे ही ऊपर पहुँच रहे हैं तो लगेगा कि आपको यहाँ तो बहुत ज़्यादा, इतने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब साधारण सा ये है कि इस क्षेत्र में ऊष्माघात वाली स्थिति हो जाती है। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक, इसके ऊपर आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके ही शरीर में, आपके पैरों में 0 डिग्री है, और पैरों से मान लीजिए आपके आधे शरीर में टेम्परेचर है मान लीजिए 10 डिग्री, तो कितना बड़ा अंतर हो गया, पूरा का पूरा 10 डिग्री टेम्परेचर अंतर हो गया। तो आपके पता चले कि आधा शरीर जल रहा होगा और आधे शरीर में बिल्कुल ठंडा होगा। तो इस प्रकार से ऊष्माघात की स्थिति ये पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए वनस्पति देख लेते हैं कि वनस्पति कैसी हैं और यहाँ पे प्राणी जात कैसा है। तो वनस्पतियों में तो देखिए चूंकि यहाँ पे कैसा है, ये जो क्षेत्र काफ़ी ठंडा है, तो यहाँ पर छोटी छोटी घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य एक चीज़ होती है क्या, सरपत या विलो। सरपत ये बिलो का जो मुख्य उपयोग होता है, अगर हम साधारण कामों में देखें, जो आपका बैट है ना, बल्ला, वो किसका बनाया जाता है, इसी का बनाया जाता है, सरपत का या विलो का, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और हल्की होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर गर्मी के मौसम में देखिए सेब है, खुबानी है, अखरोट है, ये सारे पेड़ बड़े होते हैं, पल्लवित होते हैं, और यहाँ से सेब, खुबानी, ये सारी चीज़ें पूरे भारत में इसी क्षेत्र से अधिकांशतः आती हैं। यहाँ पर जो पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, तो यहाँ की पक्षियों में कई प्रजातियाँ हैं, जैसे कि रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवन है, हूप है, तो ये सब यहाँ की पक्षियों की प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं इस क्षेत्र पे। इसके साथ साथ जो पशु हैं उनमें से जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, याक है, ये कुछ यहाँ विशेष प्रकार के पशु पाए जाते हैं, और कुत्ता भी यहाँ पे पाया जाता है जो कि बर्फ़ में रहने के अनुकूलित होता है। ये जो जानवर होते हैं, तो जानवर यहाँ पे लोग दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए पालते हैं। यहाँ पर जो याक होता है, याक का दूध पनीर और मक्खन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भेड़ बकरियां जो होती हैं उनके बालों से कंबल बनाए जाते हैं, कालीन बनाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होते हैं।
यहाँ पर देखिए एक कोट भी थोड़ा सा बताया गया है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप ये एक जीव होता था जिसकी जो त्वचा है उसमें से बहुत ही अच्छे प्रकार की ऊन पाई जाती है। तो इसलिए ये जो लोग हैं इसका अधिक मात्रा में वहाँ पर शिकार कर लेते हैं। इसका जो वो ऊन होता है चिरू का, तो वो बहुत ही अच्छे किस्म का होता है, तो इसलिए इस जानवर को लोग वहाँ पे अधिकांशतः मार देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कोट है जो मैंने आपको बताया था कि सरपत या बिलो का क्या करते हैं कि बल्ला बनाते हैं, क्रिकेट का खेलने वाला बैट बनाते हैं। लोग देखिए यहाँ पे कौन से हैं, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अधिकांशतः कैसे हैं कि ये तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध हैं। यहाँ पे आपको कई सारे बौद्ध मठ भी देखने को मिलेंगे। कुछ मठ ऐसे हैं जैसे कि देखिए हेमिस है, थिक्से है, से है एवं लामा युरु है। ये क्या है कि वहाँ के विशेष मठ हैं। देखिए मठ कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे ये बौद्ध वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यहाँ पर ये मठ बनाया गया है। तो बौद्ध लोग जो होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, इन्हीं ऊंचाई वाले स्थान पे ध्यान करते हैं और वहाँ अपनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, ये कई सारी चीज़ें वो अपना करते रहते हैं। गर्मियों वाले मौसम में यहाँ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ फसलें उगा लेते हैं, जैसे कि आलू है, मटर है, सेम है, सलजम है, इन चीज़ों की खेती कर लेते हैं। लेकिन ठंडी वाला जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो माइनस के नीचे चला जाता है, इसलिए वो कष्टकारी होता है। तब यहाँ पर ठंडी वाले मौसम में अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों में अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही परिश्रमी होती हैं और खेती में अपना काम बटाती हैं, इसके साथ साथ में वो दुकानें हैं छोटी छोटी कर लेती हैं, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे करती हैं। अभी देखिए वो एक यहीं पे वो पॉइंट्स आया जो मैंने आपको फिगर में चित्र में दिखाया था कि लद्दाख की राजधानी अगर लेह है तो ये जुड़ी है सड़क मार्ग से भी और वायु मार्ग से भी। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 1A अगर इसकी बात करें तो ये जो जाता है वो जोजिला दर्रा से होते हुआ जाता है, तो कश्मीर घाटी से जोजिला दर्रा होते हुए ये लेह की ओर जाता है। कौन सा महामार्ग? ये 1A। देखिए एक जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो दिल्ली से चलता है और वो ऊपर पंजाब की ओर जाता है। फिर पंजाब के ऊपर जैसे ही वो जम्मू कश्मीर तरफ को वो एंटर करता है तब वहाँ पे उसका नाम हो जाता है 1A, ठीक है। फिर वही आगे जो मैंने बताया कि यहाँ से जोजिला होते हुए वो पहुँचता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी यहाँ के जो व्यवसाय हैं उनमें से मुख्य एक व्यवसाय है यहाँ का पर्यटन, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत ही विविधता से भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर है क्षेत्र ये। तो वहाँ पर ये बर्फ़ है, अच्छी घाटियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, मैदान हैं अच्छे हरे भरे, इसलिए ये पर्यटन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ देश विदेश से बहुत सारे पर्यटन आते हैं, तो घास के जो मैदान हैं, हिमनद हैं, उनकी सैर करते हैं और यहाँ की जो परंपरागत जो नृत्य हैं या वो उत्सव हैं उनमें भाग भी लेते हैं ये लोग। और ये यहाँ की देखिए जो ये लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र में यहाँ की परंपरागत जो स्त्रियां हैं ये अपने परिधानों में अपने उनमें से दिखाई गई हैं कि परिधान इनके इस प्रकार के हैं, यहाँ इस तरह के परिधान पहने जाते हैं ये है। और यहाँ पर वही देखिए प्राकृतिक संसाधनों से काफ़ी ये भरा है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। वो देखिए मनाली और लेह मार्ग जो मैंने बताया था, जिसमें से देखिए रोहतांग ला, बारालाचला, लुंगलाचा है ना, ये सारे दर्रों से होते हुए वो जाता है। एक देखिए और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें से बताना चाहूँगा, ये देखिए ये अपना ये क्षेत्र है लद्दाख का, इसमें से आप अगर ये देख रहा हो सियाचिन हिमनद, ये सियाचिन हिमनद क्या है? हमारी जो सेनाएं हैं इस सियाचिन हिमनद में अधिकांशतः रहती हैं, अगर आप न्यूज़ में सुनते हो। वो क्या है? सियाचिन अपने ऊपर का जो उत्तरी भाग है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है, तो लद्दाख में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री तक रहता है दोस्तों,
और यहाँ से लेकिन ऊंचाई के कारण ये सामरिक रूप से अच्छा, सामरिक रूप का मतलब है कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये ऊंचाई में है तो हम लोग यहाँ पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकते हैं और यहाँ चाइना पे भी हम नज़र रख सकते हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भी यहीं पर है। अब चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित जो थे। देखिए, तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा जो है वो अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में, उत्तर में या पश्चिम में? तो कहाँ पे है ये? उत्तर में। मैंने फिगर में आपको दिखाया था, ये देखिए, ये जो सहारा का क्षेत्र था इस तरह से था, ये है ना, ये इस तरह से। तो इसमें से ये जो ऊपर वाला क्षेत्र था ये, तो इस वाले क्षेत्र में सहारा था। इसके बाद अगला है, देखिए, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन है? तो जो लद्दाख है ना अपना, वहाँ के निवासी कौन से? ईसाई मुसलमान है या फिर बौद्ध मुसलमान है या फिर ईसाई बौद्ध है? कौन से हैं वहाँ पे? बौद्ध और मुसलमान है। अगला है, रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो क्या है? देखिए, विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण। तो कौन सी है? विरल वनस्पति। विरल वनस्पति वहाँ पे होगी ही। यहाँ पे देखिए, अगर हम अल्प जलवाष्प की बात करें तो जो क्षेत्र जैसे ठंडे वाला है, जहाँ पे बर्फ जमी है, वहाँ पे जलवाष्प कुछ रहेगी, पानी भले ही बर्फ के रूप में रहे। तो इसलिए विरल वनस्पति रेगिस्तान की मुख्य विशेषता होती है। लद्दाख में हेमिस क्या है? अभी वहाँ पे हमने बौद्ध मठों की बात की थी, तो कई बौद्ध मठ थे, उनमें से हेमिस भी क्या था? एक बौद्ध मठ था। मिस्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया था कि नील नदी वहाँ से निकल के गई है विक्टोरिया से, और उसके किनारे किनारे क्या होती है? कृषि होती है। तो जो वो है वो मुख्यतः कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास वहाँ पे बहुत अच्छे किस्म की कपास होती है। तो ये थे फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन, और हमने इस तरह से पूरी किताब पढ़ ली है। और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में यदि जाएंगे तो एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल इस नाम से आपको पूरा का पूरा एक किताब का आपका सारा कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इन वीडियोस को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।